नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन मात्र 1 घंटे में लेके आए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर लाने हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर देख लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उपस्थित होता है स्पंज, केंचुआ, कॉकरोच, हाइड्रा। तंत्रिका कोशिका तो उपस्थित होती है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। ऐसा जंतु हाइड्रा होता है। विखंडित खंडी भवन किन की विशेषता होती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस तथा आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा तथा एनिलिडा, एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा कॉर्डेटा। विखंडी खंडी भवन जिन जंतुओं में पाया जाता है वो एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा होते हैं। निम्न में से कौन सा एक लक्षण संघ एनिलिडाई की विशेषता नहीं है? बंद परिसंचरण तंत्र, सखंडता, कूट सिलोम, अधर तंत्रिका रज्जु। एनिलिडा की जो विशेषता है वो कूट सिलोम जो होती है वो एनिलिडा में नहीं पाई जाती, अर्थात सत्य गुहा एनिलिडा के जंतुओं में नहीं पाई जाती। बंद परिसंचरण तंत्र, सखंडता और अधर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है लेकिन कूट सिलोम यानी सत्य गुहा नहीं पाई जाती। निम्न में से किसकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं? कीट, पक्षी, आवर्तबीजी, कवक। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कीट यानी इंसेक्ट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कीट होगा। निम्न में से कौन सी समुद्री मछली विद्युत धारा उत्पन्न करती है? प्रीसिड्स, टॉर्पिडो, ट्राइगोन, स्कोलिडियन। सबसे ज़्यादा वो मछली, समुद्री मछली जो विद्युत धारा यानी करंट उत्पन्न करती है वो टॉर्पिडो होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टॉर्पिडो होगा। आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किसके बहुलीकरण से बनता है? डी ग्लूकोसामिन के, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के, लिपोग्लाइकेनों के। उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है और काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा लक्षण आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता? विखंडी खंडी भवन, पार्श्वपाद, संधित उपांग, काइटिनी बाह्य कंकाल। आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उनमें विखंडी खंडी भवन पाया जाता है, पार्श्वपाद भी पाए जाते हैं, संदिग्ध उपांग भी पाए जाते हैं, काइटिनी बाह्य कंकाल भी पाया जाता है लेकिन उनमें पार्श्वपाद एब्सेंट रहते हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पार्श्वपाद होगा। ये लक्षण आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में नहीं पाया जाता, उनमें संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं। पोरीफेरा में स्पंज गुहा कौन सी कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है? ओस्टिया, ओस्कुलम, कोइनोसाइट, मिजेनकाइमल कोशिका। पोरीफेरा में स्पंज गुहा जिन कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है वे कोशिकाएं कोइनोसाइट कोशिकाएं होती हैं। हेमिकोर्डेटा तथा कोर्डेटा में निम्न में से कौन सा लक्षण सामान्य पाया जाता है? पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति, अधरतल तंत्रिका रज्जु, क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी, बिना क्लोम छिद्र के ग्रसनी। हेमिकोर्डेटा तथा कोर्डेटा दोनों में क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी पाई जाती है, ये इन दोनों का कॉमन लक्षण है। निम्न में से कौन सा जलीय स्तनधारियों का समूह है? सील, डॉल्फिन तथा शार्क, डॉल्फिन, सील तथा ट्राइगोन, व्हेल, डॉल्फिन तथा सील, ट्राइगोन, व्हेल तथा सील। समुद्री या जलीय स्तनधारियों का जो समूह है वो व्हेल, डॉल्फिन और सील होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। निम्न में से किसके पाचक तंत्र में क्रॉप तथा गिजार्ड पाया जाता है? पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मानव। पाचन तंत्र में क्रॉप तथा गिजार्ड पक्षियों में पाया जाता है क्योंकि ये भोजन के साथ कुछ कंकड़ पत्थर अगर इनके शरीर में चला जाता है तो वो क्रॉप और गिजार्ड द्वारा पीस के पाउडर में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अप्रकाश संश्लेषी वायु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाले जीवाणु हैं। राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर,
क्लेबसिला। ए प्रकाश संश्लेषी तथा वायुव्य मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु एजेटोबैक्टर होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एजेटोबैक्टर नंबर 3 होगा। श्वेत कीट रोग किसके द्वारा होता है? क्लेविसेप्स, अल्टरनेरिया, फाइटोप्थेरिया, एल्ब्यूगो कैंडिडा। श्वेत कीट रोग जो होता है वो एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज। कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 ग्लाइकोजन होगा। जीवाणु में प्लाज्मिड है अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ मुख्य डीएनए, अक्रियाशील डीएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवाणु में प्लाज्मिड पाया जाता है, ये मुख्य डीएनए के अलावा जो भी गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं उन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होगा। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है संकुचनशील रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, खाद्यदानी। प्रोटोजोआ तथा अमीबा जैसे पैरामीशियम जंतुओं में जल संतुलन के लिए एक अंग पाया जाता है जिसे संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। मेड काउ रोग का रोगजनक होता है जीवाणु, प्रियन, कृमि, विषाणु। मेड काउ रोग जो होता है वो प्रियन के कारण होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है, लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है मेड काउ रोग जो होता है वो प्रियन के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह इन पीपीएलओ भी कहते हैं, यह बहुरूपी होते हैं, यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह पादपों में रोग पैदा करते हैं। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, ये बहुरूपी भी होते हैं, ये पादपों में और मनुष्य दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होते, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है प्रोटिस्टा में, कवक में, मोनेरा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया है तथा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 प्रोटिस्टा में होगा। साइनोबैक्टीरिया को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रोटिस्ट, सुनहरे शैवाल, अवंपक कवक, नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 अतिव्यापित कवचों से बनी होती है जो एक साथ आसंजित होते हैं? यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट, अवंपक कवक, डायटम। डायटम के जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति 2 अतिव्यापित कवचों के समान बनी होती है, जैसे साबुनदानी होती है उसी प्रकार, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 डायटम होगा। निम्न में से कौन सा कथन वीडियोइड के लिए असत्य है? यह विषाणु से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, यह संक्रमण करते हैं, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है, इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। वीडियोइड के लिए असत्य कथन इनमें से वीडियोइड विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये संक्रमण भी करते हैं, इनमें प्रोटीन आवरण का भी अभाव होता है, इसीलिए ये विषाणु से छोटे होते हैं, लेकिन इनका आरएनए जो होता है वो कम आणविक भार वाला होता है, ये बात यहाँ पे गलत है। तीसरा ऑप्शन, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला न होकर कम आणविक भार वाला होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। वायरॉइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं। प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए पाया जाता है, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए पाया जाता है। वीरोइड विषाणु से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। आद्य लवणीय दशाओं में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो आद्य बैक्टीरिया होता है। चरम लवणीय दशाओं में पाया जाता है वाला बैक्टीरिया आद्य बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा।
टेक्सोनोमी या वर्गीकरण के आधारभूत इकाई है या सबसे छोटी इकाई है जाति, जगत, कुल, उपरोक्त सभी। टेक्सोनोमी या वर्गीकरण या सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति यानी स्पीसीज होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 स्पीसीज जाति होगा। एक टैक्सोन क्या है? संबंधित परिवार के समूह, संबंधित जाति के समूह, एक प्रकार के जीवित जीव, किसी भी रैंक के वर्गीकरण समूह। टैक्सोन किसी भी रैंक के वर्गीकरण समूह होते हैं। एक समूह के सभी जीवों को टैक्सोन कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। नामकरण की द्विनाम नाम पद्धति का अर्थ है एक नाम दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। नामकरण की द्विनाम नाम पद्धति का अर्थ है एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। द्विनाम नाम पद्धति किसके द्वारा दी गई? डीब्रिज, कैरोलस, लिनियस, हक्सले, जॉन रे। द्विनाम पद्धति जो है वो कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? बेसी, हचिनसन, एल्गर एंड प्रांटल, बेंथम तथा उकर। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक जो है वो बेंथम तथा उकर ने लिखी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। निम्न में से कौन सा नियम नाम पद्धति के विरुद्ध है? जैविक नाम में पहला शब्द वंश और दूसरा जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है। नाम को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता है। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। जब किसी जीव या पादप का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उनके अनुसार जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है। नाम को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पे 4 नंबर का, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। पादपाल्य पत्र के नाम पत्र में निम्न में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती? पादप की ऊंचाई, संग्रहण की तारीख, संग्रहणकर्ता का नाम, स्थानीय नाम। पादपाल्य पादपत्र के नाम में कुछ सूचनाएं अंकित होती हैं, उनमें पादप की ऊंचाई, संग्रहण की तारीख, संग्रहणकर्ता का नाम उपस्थित होता है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय नाम नहीं होता पादप का। यहाँ पर वैज्ञानिक नाम अंकित रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, प्रानुकंपी तंत्रिका, कपाल तंत्र। हृदय की धड़कन जो होती है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से बढ़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, अधिवरक ग्रंथि, आउटो ग्रंथि, परावर्तो ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है उसे पीयूष ग्रंथि जो होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य है वसाओं को भंग करना, प्रोटीनों का संश्लेषण करना, प्रोटीनों को भंग करना, कार्बोहाइड्रेट को भंग करना। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, प्रोटीनों को भंग करना। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्नाशय, यकृत। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग लीवर यानी यकृत होता है। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है तंत्रिका, कोशिका, ग्लोमेरुलस, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी। वृक्क यानी किडनी की प्रकार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन यानी वृक्काणु होती है। करेक्ट आंसर नंबर सी। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड है थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लिया। थाइमस, अग्नाशय और प्लिया ये सभी मिक्स ग्लैंड है, लेकिन अग्नाशय जो है वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है।
मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? 45, 50, 55, 60। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। 45% प्रोटीन होता है। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में, फुफ्फुस आवरण में, दृढ़ता निकाय ड्यूरामेटर में, नेत्र श्लेष्मा में। मानव हृदय जो होता है वो हृदय आवरण से बंद होता है। फुफ्फुस आवरण फुफ्फुस में पाया जाता है और ड्यूरामेटर मस्तिष्क के चारों ओर पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। पित्त का स्रोत है पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। पित्त जो है वो स्रावित होता है पित्ताशय से, लेकिन इसका प्रमुख स्रोत जो है वो यकृत है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है और ये पित्तवाहिनी द्वारा पित्ताशय में आ जाता है, जहाँ से इसका स्रावण होता है। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। ओस्टियोसाइट वो कोशिकाएं जो अस्थि निर्माण में सहायक होती हैं, यानी बोन फॉर्मेशन में सहायक होती हैं। ओस्टियोसाइट जो होते हैं वो अस्थि में ही पाए जाते हैं, बोन में। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी किसी चीज के प्रति या संवेदनाएं प्रति रिस्पॉन्स देना, ये सभी क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा की जाती हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिस्सीकल्चर, एपीकल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 32, 16। मनुष्य में बचपन में दूध के दांत आते हैं, वो 12 होते हैं, जो टूट जाते हैं बाद में उनकी जगह पुनः स्थायी दांत स्थापित होते हैं, अतः पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 12 होती है। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं? परजीवी पौधों में, अधिपादपीय पौधों में, फलीदार पौधों में, जलीय पौधों में। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर फलीदार पादपों में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मूल ग्रंथिकाएं फलीदार पौधों में उपलब्ध होती हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर यानी यकृत है। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। शरीर के सभी आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। तंतु आहार यानी फाइबर, सेलुलोज में होते हैं फाइबर। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सूत्रकणिका कोशिका के विद्युत ग्रह होते हैं क्योंकि यहाँ एटीपी संश्लेषित होती है, यहाँ एटीपी का उपभोग किया जाता है, यहाँ पर स्वांगीकरण क्षमता का उपभोग किया जाता है। उपरोक्त सभी सूत्रकणिका कोशिका के विद्युत यानी पावर हाउस होते हैं क्योंकि यहाँ एटीपी का संश्लेषण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसीआर चिकनी अंतःपर्दीय जालिका के विषय में सत्य है? सिवाय राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से सम्मिलित होती है, स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। जो एसीआर होती है उस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होती, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। नंबर डी होगा क्योंकि इसमें सभी सत्य भुजें हैं। पादप कोशिका में आयनों की सांद्रता अधिक होती है, कोशिका द्रव्य में, रिक्तिका में, दोनों में बराबर केंद्रक में। पादप कोशिका में आयनों यानी मिनरल्स की संख्या अधिक होती है और रिक्तिका में अधिक होती है, कोशिका द्रव्य में नहीं होती।
रिक्तिका में अधिक होती है। राइबोसोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक झिल्ली रहित संरचना है। 17S और 80S दो प्रकार के होते हैं। 17S हरित लौह में भी पाया जाता है। ये सभी राइबोसोम जो होते हैं वो झिल्ली रहित संरचना होते हैं। ये 17S और 80S दोनों प्रकार के होते हैं। 17S हरित लौह में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। ये सभी सही है। राइबोसोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिवाय कणिका संरचना, आरएनए और प्रोटीन से निर्मित सार्वभौमिक कोशिकाएं केवल कोशिका द्रव्य में उपस्थित। राइबोसोम जो होते हैं वो कणिकीय संरचना होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, सार्वभौमिक कोशिकाएं होते हैं क्योंकि ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केवल कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं नहीं, ये कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं, हरित लौह और माइटोकॉन्ड्रिया में और आरईआर में। तारक केंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके केंद्र में सूक्ष्म नलिका का अभाव होता है, धुरी प्रोटीन युक्त होती है, यह पक्षमाभ या कसाव और तर्कु तंतु पिंड के आधार का निर्माण करते हैं। उपरोक्त सभी तारक केंद्र जो होते हैं उनमें सूक्ष्म नलिकाओं का अभाव होता है, जबकि परिधि में 9 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। ये धुरी प्रोटीन युक्त होते हैं, ये पक्षमाभ कसाव और तर्कु पिंड का निर्माण करते हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कितने जगत सुकेंद्र की यानी यूकेरियोटिक है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, प्राणी। मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी सभी यूकेरियोटिक यानी सुकेंद्र के जीव हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 4 जगत जो हैं वो सुकेंद्र के हैं। जीवाणुवीय कशाभिका किससे निर्मित होती है? आधार पिंड, अंकुश, तंतु। आधार पिंड और तंतु, अंकुश और तंतु, अंकुश, तंतु और आधार। जीवाणुवीय कशाभिका जो होती है वो आधार पिंड, अंकुश और तंतु तीनों से मिलकर बनी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में वर्णकी लवक के विषय में कौन सा सही है? यह जीवद्रव्य कला की अंतर्वली होती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान वर्णक युक्त होते हैं। उपरोक्त सभी वर्णकी लवक यानी हरित लवक में जीवद्रव्य कला जो होती है वो अंतर्वलित होती है। क्रिस्टीय रूप में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होते हैं, वर्णक युक्त होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सा कोशिका आवरण का भाग है? ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका कला। ए और बी दोनों, ग्लाइकोकेलिक्स और कोशिका भित्ति। ग्लाइकोकेलिक्स जीवाणुओं में कोशिका आवरण होता है, कोशिका भित्ति पादपों में और कवक में कोशिका आवरण होता है, और कोशिका कला जंतुओं में, सभी जंतुओं में कोशिका कला कोशिका का आवरण होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों होंगे, यानी सी ऑप्शन। निम्न में से कौन आसपास की कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती है? कैल्शियम पेक्टेट, सोडियम पेक्टेट। ए और बी दोनों, मैग्नीशियम पेक्टेट। आसपास की दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम कैल्शियम पेक्टेट का होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ग्लेक्टोन और मेनोन किसकी कोशिका भित्ति में महत्वपूर्ण घटक हैं? पादप, शैवाल, कवक, जीवाणु। गैलेक्टन और मेनेन से मिलकर जिनकी कोशिका भित्ति बनी होती है वो एल्गी यानी शैवाल होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल है? गोल्जी उपकरण, लवक, लयनकाय, रसदानी। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी होते हैं। स्लाइडेन के विषय में कौन सा एक सत्य है? उन्होंने प्रस्तावित किया था कि एक पादप का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। वह वनस्पतिज्ञ थे, वह नई कोशिकाओं के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सके। उपरोक्त सभी स्लाइडेन ने प्रस्तावित किया था कि एक पादप का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बना होता है। वे वनस्पतिज्ञ थे, वह नई कोशिकाओं के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सके थे। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी होगा।
निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी एक सुकेंद्रीय कोशिका के अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है? रिक्तिका, लयनकाय, गोल्जिकाय, सूत्रकणिका। अंतःझिल्लिका तंत्र में रिक्तिका यानी वैक्यूल, लयनकाय, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, गोल्जी बॉडी आते हैं, लेकिन सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। जंतु कोशिका में लिपिड जैसे स्टेरॉल हार्मोन का संश्लेषण होता है। केंद्रक, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण। जंतु कोशिका में लिपिड जैसे स्टेरॉल हार्मोन का संश्लेषण चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में होता है, SER में। फॉस्फोलिपिड अणु की पूंछ होती है। जलरागी और फॉस्फेट से निर्मित, जलरागी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित, जलविरागी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित, जलविरागी और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित। फॉस्फोलिपिड की जो पूंछ होती है वो हाइड्रोफोबिक यानी जलविरागी और संतृप्त में कार्य करती हैं। गेहूँ, सूरजमुखी, पिस्टिया, मटर। जो जड़ें जो होती हैं वो जल अवशोषण में सहायक होती हैं। जड़ों में अंतर्गत प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, मूलरोम इत्यादि आते हैं जो जल अवशोषण करती हैं, लेकिन पिस्टिया में जड़ें जल अवशोषण के लिए नगण्य कार्य करती हैं, क्योंकि ये जल के ऊपर तैरता रहता है तथा अपनी सारी आवश्यकताएं अपनी पत्तियों की सतह से या तने के द्वारा ही जल का अवशोषण कर लेता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का सबसे योग्य संकेतक है? कवक, लाइकेन, शंकुधारी, शैवाल। जो वायु में SO2 प्रदूषण जहाँ पे होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं वृद्धि करते, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लाइकेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के शुष्क भार का 49% किससे बना होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। जीवों में जो शुष्क भार होता है उसका 49% कार्बन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी लिम्फोसाइट में अक्सर टी किसके लिए है? थायराइड, थैलेमस, थाइमस, टॉन्सिल। जो टी लिम्फोसाइट में टी अक्सर जो होता है वो थाइमस के लिए होता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन जो होता है वो थाइमस में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थाइमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में DNA नहीं होता? बालों की जड़ों में, केंद्रयुक्त अंडाणु में, परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व शुक्राणु में। बालों की जड़ों में, केंद्रयुक्त अंडाणु में और परिपक्व शुक्राणु, इन तीनों में DNA पाया जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन परिपक्व आरबीसी जो होती है उसमें केंद्र की नहीं पाया जाता है, तो उसमें DNA भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर परिपक्व आरबीसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी अणु के चिन्ह DNA अथवा RNA खंड को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, वेक्टर, प्रोब, क्लोन। रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित DNA या RNA खंड को प्रोब कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रोब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से घिरे नहीं रहते? मेइजोसोम, रसदानी यानी वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम। जो राइबोसोम जो होते हैं वो एक ऐसे अंग होते हैं जो झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते, किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राइबोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संघी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं? सहपरोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता। तो स्पर्धा जो होती है उसमें दोनों को हानि होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्पर्धा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवेट प्रॉपर परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? वॉन हम्बोल्ट, पॉल एरहेलिक, डेविड टिलमैन, इनमें से कोई नहीं। रिवेट प्रॉपर परिकल्पना जो है तो वो पॉल एरहेलिक ने दी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पॉल एरहेलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 15,500 से अधिक जातियां वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर हैं। इनमें से कितनी जातियां भारत में हैं? मोर देन 650, मोर देन 3650, मोर देन 1650, मोर देन 2650। तो भारत में विलुप्ति के कगार पर जो जातियां हैं वो मोर देन 650 हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मोर देन 650 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी भुजा और एक लंबी भुजा किस में उपस्थित होगी? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा जो होती है वो सब मेटासेंट्रिक में उपस्थित होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सब मेटासेंट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं आसपास के तरल पदार्थ की गति के लिए जिम्मेदार है? पिल्ली, फ्लैजिला, सीलिया, फिमरी। तो कोशिका के आसपास के तरल पदार्थ में गति के लिए सीलिया सहायक होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सीलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किसके दौरान देखी जाती है? लॉग फेज, लेग फेज, जीर्णता, प्रसुप्ति। वृद्धि की मुख्यतः तीन प्रावस्थाएं होती हैं, लेकिन उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। लॉग फेज, लेग फेज, जीर्णता और प्रसुप्ति। जो सबसे अधिक वृद्धि होती है वो लॉग फेज में होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लॉग फेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। ट्रोफोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स, फीमेल गेमेटोसाइट, मेल गेमेटोसाइट। प्लाज्मोडियम जो मादा एनाफिलीज द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करता है वो स्पोरोजोइड्स अवस्था में प्रवेश करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्पोरोजोइड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट के अनुसार विश्व में जातीय विविधता लगभग कितनी है? 1.7 बिलियन, 7 मिलियन, 7 बिलियन, 70 मिलियन। रॉबर्ट के अनुसार विश्व में 7 मिलियन यानी 70 लाख जातियां पाई जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 मिलियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? सहप्रभाविता, गुणसूत्र विपतन, बहुजीनी वंशागति, बिंदु उत्परिवर्तन। मानव में त्वचा के रंग की वंशागति है वो बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिंदु उत्परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है? गाजर, मूंगफली, शकरकंद, आलू। आलू जो होता है वो एक तने का उदाहरण है, लेकिन ये परिवर्तित होकर भूमिगत हो जाता है और ये खाने योग्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आलू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनिषेक फल नहीं है? बनाना, अनार, पाइनएप्पल, ऑरेंज। तो अनार जो होता है वो अनिषेक जनित फलित फल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनार होगा। इसलिए इस अंग में जल अपघटनीय एंजाइम होता है। यहाँ पर मध्य काय का मतलब मिजोजोम है, लेन काय का मतलब लाइसोसोम, सूक्ष्म काय का मतलब माइक्रोबॉडी। जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो मध्य काय में नहीं होते हैं। लेन काय जो होता है उसमें लाइसोसोम जो होता है उसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पादप कोशिकाएं रसदानी में जल गुलित वर्णक कौन से होते हैं? पादप, ये तो आप सभी को पता होगा, पादप कोशिका में रसदानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रसदानी नहीं पाई जाती। रसदानी जो होती है वो टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से गिरी हुई संरचना होती है। जो रसदानी होती है उसमें पादप कोशिका रसदानी में पर्णहरित, ये तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कैरोटेनॉइड ये भी नहीं पाए जाते, नए जंतु पाया जाता है। इसका आंसर होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नामक वर्णन पादप कोशिका की रसदानी। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए अंग नहीं होते। यहाँ पे जो रसदानी होती है वो अभी मैंने बताया आपको टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। लाइसोसोम भी कोशिका झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। मिजोसोम जो होता है वो जीवाणु में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, शक्तिग्रह की तरह कार्य करता है। यह खुद कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, कोशिका झिल्ली से ही बनता है ये। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा राइबोसोम। राइबोसोम ऐसे अंगक हैं जो किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते और ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य के अलावा हरित लोक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? हरित लोक जो होता है वो द्वि झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। केंद्रक भी द्वि झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी द्वि झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली से घिरा हुआ अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाते हैं? अभी भी मैंने आपको मेसोसोम के बारे में बताया। ये जो होते हैं ये कोशिका झिल्ली से बने होते हैं और जीवाणु में अन्य कोशिका की तरह जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव है। इसलिए मेसोसोम जो होते हैं वो इसमें अनेक कार्य करते हैं। उनमें से एक श्वसन, ऊर्जा बनाना ऐसे भी कार्य करता है। कोशिका विभाजन इत्यादि कार्य मेसोसोम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य भी मेसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस उत्तर का इस क्वेश्चन का उत्तर मेसोसोम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल में रखी एक कोशिका का प्राशनीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जल में रखी हुई कोशिका
का फैलाव माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा नहीं होता, लौह के द्वारा भी नहीं होता, राइबोसोम के द्वारा भी नहीं होता, रसदानी द्वारा होता है। ज़्यादा पाए जाते हैं, जल कम पाया जाता है। इसलिए जल जो है वो बाहर से कोशिकाएं अंदर जाएगा, जिससे कोशिका फैलाव होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर रसदानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। वसा का संश्लेषण जो होता है वो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका होती है, उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका में होता है। कोश केंद्रक द्रव्य में भी नहीं होता। और जो चिकनी अंतःप्रदेश है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें लिपिड का लाइपोप्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब वसा का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण SER एंडोप्लाज्मिक चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से किस में DNA नहीं होता, मतलब जिसमें DNA नहीं होता उसका उत्तर देना है अपने को। हरित लोग जो होते हैं वो अर्ध स्वायत्त अंग है। हरित लोग जो है वो अर्ध स्वायत्त अंग है, इसलिए इसमें DNA होता है। राइबोसोम में DNA नहीं पाया जाता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन ये पाया सभी में जाता है, लेकिन इसमें DNA नहीं होता है। कोशिका झिल्ली भी राइबोसोम में नहीं पाई जाती, जैसे पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया केंद्रक में DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है। ये भी एक अर्ध स्वायत्त अंग है। हरित लौह और माइटोकॉन्ड्रिया को एक अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण खुद कर सकते हैं। इसमें DNA की आवश्यकता होती है। राइबोसोम जो होता है उसमें DNA नहीं पाया जाता, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर राइबोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक है। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। राइबोसोम जो है वो अंगक के भीतर अंगक नहीं होते हैं, मतलब कोशिकाओं के अंदर कोशिका। प्रोक्सिसोम भी इसका उत्तर नहीं है, मेसोसोम भी इसका उत्तर नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उस जो होती है उसे अंगक के भीतर राइबोसोमल RNA का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है। राइबोसोमल RNA मतलब RNA का संश्लेषण लाइसोसोम में भी नहीं होता, केंद्रिका में होता है, केंद्रक द्रव्य में नहीं होता, राइबोसोम में नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर केंद्रिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, एम्पुला। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड ये तीनों पुरुष सहायक ग्रंथियां हैं, लेकिन एम्पुला जो है वो पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एम्पुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहाँ उत्पन्न होते हैं। फैलोपियन ट्यूब, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, प्लेसेंटा। HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो प्लेसेंटा में उत्पन्न होते हैं। ये प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्लेसेंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथेनोजोन किससे संबंधित होते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स, औपंग फफूंदी, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। मिथेनोजन्स जो होते हैं वो रूमिनेंट पशुओं की आहारनाल में पाए जाते हैं, ये मीथेन का निर्माण करते हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आर्कीबैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम के पेड़ कनाडा एवं जर्मनी जैसे देशों में नहीं पाए जाते, क्योंकि वो देश हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, पर्णपाती, नन ऑफ दीज। आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये शीतोष्ण देश हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शीतोष्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थान जगह पर जाने से तुंगता बीमारी के लक्षण दिखते हैं, क्योंकि वहाँ होता है वायुमंडलीय दाब ज़्यादा, वायुमंडलीय दाब कम, बहुत नन। ऊंची स्थाई वाले अधिक ऊंचाई वाले स्थान जहाँ जैसे पर्वत, पहाड़, इनके ऊपर जाने में तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसे तुंगता बीमारी के नाम से जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वायुमंडलीय दाब कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1981 में भारत में मानव समष्टि के लिए आर का मान क्या था। 0.015, 0.12, 0.0205, 0.0657। जो भारत में आर का मान जो है वो 1981 के अनुसार 0.0205 था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0.0205 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुफ्फुस किसके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण अंग है। अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। फुफ्फुस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सहायक होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने दिया था? एलन गाउस, मैकआर्थर, डार्विन। स्पर्धी अपवर्जन का नियम जो है वो गाउस ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में जैव मात्राएं पिरामिड प्राय होते हैं रिवर्स स्टैंडिंग। समुद्र में जो जैव मात्राएं पिरामिड होते हैं वो हमेशा रिवर्स होते हैं यानी उल्टे होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रिवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? फिम्बरी, फ्लैजिला, सीलिया, बिल्ली। जो गतिमान जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्लैजिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? कायांतरण, पुनरुद्भवन क्षमता, पीढ़ी एकांतरण, जैव संदीप्ति। प्लेनेरिया होते हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पुनरुद्भवन क्षमता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन। तो यहाँ पे रेनिन 2 बार आया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो रेनिन होता है, डबल एन वाला, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रेनिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य स्थानीय का एक उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, वन्य प्राणी, पवित्र उपवन। बाह्य स्थानीय यानी एक्स-सिट्यू का उदाहरण जो है वो बीज बैंक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बीज बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य स्वस्थ मानव वयस्क के प्रति 100 रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी? 25 से 30 ग्राम, 17 से 20 ग्राम, 12 से 16 ग्राम, 5 से 11 ग्राम। तो स्वस्थ मानव के वयस्क में प्रति 100 रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 16 ग्राम होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 12 से 16 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी है? साइकस, पाइनस, डेट प्लम, मार्केंसिया। जो उभयलिंगाश्रयी पादप है इनमें से वो पाइनस है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पाइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विडाल टेस्ट द्वारा किसकी पहचान की जाती है? HIV, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया, डायबिटीज। तो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसे विडाल परीक्षण कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सा अम्ल वीर्य में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। तो जो वीर्य में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा, साइट्रिक अम्ल। स्पर्मेटोगोनिया किसके मध्य पाई जाती हैं? जनन कोशिका, सर्टोली कोशिका, उपकला कोशिकाएं, लसिका अवकाश। जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं वो सर्टोली कोशिकाओं के मध्य पाई जाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सर्टोली कोशिका होगा, नंबर 2। शुक्राणु और अंडे होते हैं उत्पत्ति में एक्टोडर्मल, उत्पत्ति में मेसोडर्मल, उत्पत्ति में एंडोडर्मल, उपरोक्त सभी। स्तनधारियों में निषेचन का स्थान है अंडाशय, गर्भाशय, योनि, फैलोपियन नलिका। तो स्तनधारियों में जो निषेचन का स्थान होता है वो फैलोपियन नलिका होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है ऋतुचक्र, मध्यचक्र, प्रजनन काल, अप्रजनन काल। तो जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी होते हैं उनमें मध्यचक्र पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा, मध्यचक्र। जंतु के बनने की क्रिया जिसमें नर का योगदान नहीं होता कहलाती है एपिजेनेसिस, पेजेनेसिस, प्रेरण, अनिषेक जनन। तो जिस क्रिया में जंतु के निर्माण में नर का योगदान नहीं होता, केवल मादा द्वारा पूरे जंतु का निर्माण होता है, वो अनिषेक जनन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु का वर्षण से मुक्त होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इनसेमिनेशन, स्क्लन। तो जो शुक्राणु जब वर्षण से बाहर मुक्त होते हैं उस क्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस भ्रूणीय स्तर से जननों का निर्माण होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडो और मेसो दोनों से। तो भ्रूणीय स्तर से जननों का निर्माण जिस डर्म से होता है वो मेसोडर्म होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदलन द्वारा कोशिका की एक ठोस गेंद बनती है, वह है मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोडिस्क। तो जो विदलन द्वारा कोशिका की एक ठोस गेंद बनती है वो मोरुला होती है, और खोखली गेंद होती है वो ब्लास्टुला होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मोरुला होगा, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल फल, दृढ़ फल, संपुट फल, अस्थिल फल। तो नारियल का फल होता है नारियल, आम, ये अस्थिल फल में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अस्थिल फल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समतायन कहाँ होता है? अधिवर्षण, शुक्रवाहक, मादा जनन क्षेत्र, वर्षण जालिका। जो समतायन होता है वो शुक्राणुओं का समतायन जो होता है वो मादा जनन क्षेत्र में होता है। जब शुक्राणु शीशन से मादा जनन क्षेत्र में चले जाते हैं वहाँ पे उनका समतायन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मादा जनन क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आवर्तबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, भ्रूण बीजांड। जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें कार्यशील गुरु बीजाणु जो होता है उससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलकीय नहीं है? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। जब हम किसी कोशिका की भित्ति को तोड़ के देखते हैं तो उसमें बहुलक जैसे पदार्थ मिलते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी बहुलकीय पदार्थ हैं। लेकिन लिपिड जो होता है वो वैसे तो बाहर के हिसाब से तो बहुलकों में आता है, लेकिन वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, इसलिए लिपिड जो होता है वो बहुलक नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिपिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आधे बैक्टीरिया। तो जो आधे जीवाणु होते हैं, मतलब आधे बैक्टीरिया होते हैं, वो चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, जैसे गर्म झरने, लवणीय समुद्र की गहराइयों में, इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आधे बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एगारोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंडों को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? एसिटोकार्मिन, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो एगारोज जेल में पृथक किए डीएनए खंडों को जब इथिडियम ब्रोमाइड से विरंजित किया जाता है उसके बाद ही उन डीएनए खंडों को देखा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इथिडियम ब्रोमाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? आमाशय, वृक्क, आंत्र, हृदय। यकृत मनुष्य के शरीर में 3 निवाहिका तंत्र होते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र जो होता है उसमें जो यकृत में रुधिर जो होता है वो आंत से आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवहनी एदा सामान्यतः क्या बनाती है? पोषवाहक, प्राथमिक पोषवाहक, द्वितीयक जाइलम, परिपक्व कागास्तर। जो संवहनी एदा होती है वो द्वितीय जाइलम का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द्वितीय जाइलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगोनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? अपस्थानिक, जड़, तना, पर्ण, अनुपर्ण। पर्ण मतलब लीव्स। जो बेगोनविलिया होते हैं उसमें जो कांटे लगे होते हैं वो तने के रूपांतरण होते हैं। तने से अपस्थानिक शाखाएं निकलती हैं और वे कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? दीर्घीकरण, मूल गोप, विभज्योतक सक्रियता, परिपक्वन। मूल रोम मूल होती है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र, विभज्योतक और परिपक्व क्षेत्र। पर विभज्योतक सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे दीर्घीकरण क्षेत्र होता है और लास्ट में परिपक्व क्षेत्र होता है। परिपक्व क्षेत्र के आगे ही मूल गोप लगी होती है। जो मूल रोम होते हैं वो परिपक्व क्षेत्र में मूल के आखिरी हिस्से पे रोमनुमा संरचनाएं होती हैं जो जल अवशोषण में सहायता करती हैं, वो अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर परिपक्व क्षेत्र होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? शून्य से कम, शून्य से अधिक, परंतु एक से कम, एक से अधिक, शून्य। शुद्ध जल, प्योर वाटर का जल विभव जो होता है वो शून्य होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है? स्थूल कोण ऊतक, काग, पोषवाहक, जाइलम मर्दूतक। जो मृत यानी डेड सेल से बना होता है वो काग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर काग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीवई शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लोरेला। नीवई शैवाल वो होते हैं जो समुद्र के तल पर मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। वोल्वोक्स होते हैं वो न्यूई शैवाल होते हैं। न्यूई का मतलब जो कॉलोनी बना के रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वोल्वोक्स होगा। कॉलोनी के रूप में मुक्त रूप से जल की सतह पर तैरते रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वोल्वोक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम परिणाम किसके प्रयोग से आया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है नीट में, इसको ज़रा ध्यान से देखना। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम परिणाम किसके प्रयोग से आया? हर्शे और चेज, अवरी, मैकलिटी और मैकार्टी, अरगोविंद खुराना, ग्रिफ्ट। जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम परिणाम हर्शे और चेज के प्रयोग के बाद में फिल्म का कायिक प्रवर्ध है प्रकलिका, पर्णकलिका, प्रकंद, भूस्तरिका। ब्रायोफिल्म जो होती है वो पत्ती यानी पर्णकलिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 पर्णकलिका होगा। महाविपत्ति वाटर हाइसिंथ सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, क्योंकि यह किसी भी ताजे जल के निकाय के लिए आसानी से अनुकूलित हो जाता है। यह शाकाहारियों के विरुद्ध द्वितीयक उपापचयों का उत्पादन करता है। यह एक अभूतपूर्व दर से कायिक रूप से प्रसार कर सकता है। जीवों की एक बड़ी संख्या द्वारा इसका शिकार किया जाता है। महाविपत्ति सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, क्योंकि यह अभूतपूर्व दर से कायिक रूप से प्रसार कर सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में होता है? घरेलू मक्खी, ड्रोसोफिला, मधुमक्खी, सभी। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है वो मधुमक्खी में होता है। अनिषेक जनन में मादा के द्वारा बिना नर के निषेचन के मादा जीव के द्वारा संतान का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक प्रजनन सरल है। अलैंगिक प्रजनन विखंडन, मुकुलन और खंडीभवन द्वारा होता है। अधिकांश जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। उच्च पादपों द्वारा प्रजनन की कायिक और लैंगिक विधियों का प्रदर्शन किया जाता है। अधिकांश जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन अमर है? समुद्री शैवाल, अमीबा, कायिक परिवर्तन द्वारा उगाए गए पादप, प्रत्येक सूक्ष्म नश्वर। अमर वो जीव होते हैं एकोशिकीय जीव जो लगातार विखंडन द्वारा या द्विखंडन द्वारा जनन करते रहते हैं। अमीबा एकोशिकीय जीव है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अमीबा होगा। स्ट्रोबिलांथुस कुंथियाना नीलाकुरंजी वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। 10, 20, 12, 16। 12 वर्षों में नीलाकुरंजी एक बार पुष्पित देता है। अलैंगिक प्रजनन सामान्य है। केवल एकल कोशिका वाले जीवों में केवल पादपों के बीच, एकल कोशिका वाले जीवों, पादपों और सभी जंतुओं के बीच, एकल कोशिका वाले जंतुओं, सरल संगठन वाले पादपों और जंतुओं के बीच। अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो एकल कोशिका वाले जंतुओं, सरल संगठन वाले पादपों और जंतुओं के बीच होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। गलत कथन या कथनों का पता लगाइए। नवजातों के जीवित रहने की संभावना अंडज जंतुओं की तुलना में जरायु जंतुओं में अधिक होती है। धतूरा, टमाटर आदि में निषेचन के बाद भी बाह्य दल जुड़े रहते हैं। लैंगिक प्रजनन से अलैंगिक प्रजनन उन्नत होता है। ऊपर के 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो लैंगिक प्रजनन से उन्नत नहीं होता। लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन से उन्नत होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। जनक के सभी लक्षणों को विरासत में प्राप्त करने वाला अलैंगिक जीव है।
संतति, क्लोन, उपजाति, संकरण। जनक के सभी लक्षणों को विरासत में प्रदान करने वाला जीव क्लोन होता है। क्लोन संतति और आपस में भी बिल्कुल समान होते हैं। ए और बी को पहचानिए। ए में जो बिल्कुल सही तरह से है वो स्त्रीधानी है, और जो बिखरा हुआ है यानी जो स्ट्रक्चर सही नहीं है वो पुंदानी है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर ए स्त्रीधानी दर, बी पुंदानी दर होगा। द्विखंडन एक प्रकार का है। केंद्रकीय खंडन, वानस्पतिक परिवर्धन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक परिजनन। द्विखंडन जो है वो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। उभयलिंगी प्राणी है। जोंक, मकड़ी, मधुमक्खी, एस्केरेज। उभयलिंगी प्राणी, इनमें जोंक जो होता है वो उभयलिंगी प्राणी है। इसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। दोनों लैंगिक जनन अंग एक ही जीव में प्रेजेंट होते हैं। निषेचन के ठीक बाद बनता है मोरूला, ब्लास्टुला, युग्मनज, भ्रूण। निषेचन के ठीक बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विदलन द्वारा मोरूला, ब्लास्टुला और लास्ट में भ्रूण का निर्माण होता है। टर्की जैसे पक्षी संतान पैदा करने के लिए गुजरते हैं। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, अनिषेक जनन, अंडे देना। टर्की जैसे पक्षियों में अनिषेक जनन पाया जाता है। इसमें मादा के द्वारा ही जीव का निर्माण होता है, नर का कोई योगदान नहीं होता। गैर कशाभिका बीजाणुओं को कोनिडिया कहा जाता है। उन्हें किस जीव में देखा जा सकता है? पेनिसिलियम, हाइड्रा, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा। कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर ए होगा। अक्ष को पहचानिए। तना, ऊपरी भूस्तरिका, भूस्तरिका, कलिका, ये जो होती है वो भूस्तरिका होती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव, जिसमें मानव भी शामिल है, जीव को एक के रूप में शुरू करता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। एकल कोशिका, द्विगुणित कोशिका, प्रत्येक जनन से एक कोशिका, कोरकरंध्र, गुरु बीजाणु। प्रत्येक जीव लैंगिक प्रजनन जीव, मानव भी जिसमें शामिल है, वो अपने जीवन को एकल कोशिका द्वारा शुरू करता है। लैंगिक प्रजनन के विभिन्न चरण कौन से हैं? लैंगिक प्रजनन के 3 चरण होते हैं। निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात यानी निषेचनोत्तर। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर बी होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो इनमें पादपों में कौन सी अलैंगिक जनन संरचना पाई जाती है वो बताना है। आलू में आँख होती है, अदरक में प्रकंद होता है, अगेव यानी अगेव में बुलबुल होता है, और ब्रायोफिल्म में ब्रायोफिल्म में कलिकाएँ होती हैं। जल हाइसिंथ यानी वाटर हाइसिंथ में भूस्तरिका द्वारा होता है। तो ए में 3 आँख, आलू में आँख, अदरक में प्रकंद, अगेव में बुलबुल, ब्रायोफिल्म में पर्णकलिका और जल हाइसिंथ में भूस्तरिका। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नीला कुरंजी, सेकंड जल हाइसिंथ, थर्ड ब्रायोफिल्म, फोर्थ आल। जलाशयों की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक जल हाइसिंथ यानी वाटर हाइसिंथ को कहते हैं। ये एक जलीय खरपतवार है जो पानी की सतह पर फैल जाती है बहुत तेज़ी से, जिससे ये पानी से ऑक्सीजन खींच लेती है तथा जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। इसलिए इसे जलाशय की महाविपत्ति कहते हैं। बंगाल में इसकी वजह से बहुत सी मछलियाँ, जलाशयों की मछलियाँ मर गई थी, इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जल हाइसिंथ इसका करेक्ट आंसर होगा। बांस के पादप में कितने वर्ष बाद पुष्पन होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 51 वर्ष, सेकंड 52 वर्ष, थर्ड 50 वर्ष, फोर्थ 60 वर्ष। बांस की स्पीसीज जो होती है उनमें पुष्पन लगभग 50 से 100 वर्षों बाद एक ही बार होता है, और वो पुष्प झड़ जाते हैं तथा वो मर जाते हैं। इसमें 50 वर्षों बाद ही पुष्पन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 50 होगा। नीला कुरंजी किन किन राज्यों में पुष्प पैदा करता है? नीला कुरंजी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। के टी, इसे आप याद रख सकते हैं इसे। नीला कुरंजी
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पुष्प पैदा करता है। इसमें 12 वर्षों बाद पुष्पन होता है। 12 वर्षों बाद एक ही बार पुष्पन दर्शाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, केकेटी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। निम्न में से उभयलिंगाश्रयी पादप कौन सा है? नारियल, पपीता, खजूर, सभी। उभयलिंगाश्रयी पादप यानी उस पादप में नर और मादा जनन संरचनाएं एक ही पादप पे पाई जाती हैं। नारियल जो है वो उभयलिंगाश्रयी पादप होता है। नारियल और कुकुरबिटा, जो ये दो पादप उभयलिंगाश्रयी होते हैं। पपीता और खजूर एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं, यानी इनमें लैंगिक जनन संरचनाएं अलग अलग पादपों पे पाई जाती हैं। नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। लेकिन नारियल और कुकुरबिटा में दोनों जनन संरचनाएं नर तथा मादा एक ही पादप पर पाई जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नारियल, फर्स्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से एक लिंगी प्राणी कौन सा है? केंचुआ, स्पंज, तिलचट्टा, जोंक। एक लिंगी प्राणी यानी उस प्राणी में एक ही जनन संरचना, यानी या तो वो नर होगा या मादा होगा। तिलचट्टा जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। केंचुए, स्पंज और जोंक ये द्विलिंगी प्राणी होते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही जंतु में पाई जाती हैं। यहाँ पे तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेक जनन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिना निषेचन के नर युग्मन के युग्मन के बिना ही केवल मादा युग्मक द्वारा नए जीव का निर्माण जो होता है वो अनिषेक जनन कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 या 4 लेके आएँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।